हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो के अंदर हम इम्पैक्टेड वैक्स के बारे में सीखने वाले हैं। तो हमारा जो ईयर है उसके अंदर वैक्स है, उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि हम सब के ईयर के अंदर थोड़ा सा वैक्स तो होता ही है। ठीक है, थोड़े से अमाउंट में वैक्स होता है। तो क्या होता है कि ये है हमारा पिन्ना, फिर ये है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, उसके बाद ये है हमारा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एंड ये है हमारा मिडल ईयर। तो ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है उसके अंदर थोड़े अमाउंट में वैक्स तो सबके अंदर प्रेजेंट होता ही है। ठीक है, बट क्या है कि अगर किसी रीज़न की वजह से यहाँ पे वैक्स बहुत अक्यूमुलेट हो गया, बहुत ज़्यादा अक्यूमुलेट हो गया, तो वो प्रॉब्लम कॉज करेगा ना। जनरली तो थोड़े से अमाउंट के अंदर ही वैक्स होना चाहिए, बट वो वैक्स है वो अगर ज़्यादा हो गया तो उस ये वैक्स जो है अगर वो ज़्यादा हो गया तो उसे बोलते हैं इम्पैक्टेड वैक्स, एंड फिर वो बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आज इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि भाई जो वैक्स होता है तो वो वैक्स एक्चुअल में होता क्या है, वैक्स की डेफिनेशन, फिर वैक्स हमारे ईयर के अंदर क्यों प्रेजेंट होता है, उसके फंक्शंस क्या है, एंड अगर ये जो वैक्स है वो बहुत ज़्यादा हो गया, इम्पेक्टेड हो गया, तो उसकी वजह से क्या क्या होगा, उसके क्लिनिकल फीचर्स, एंड अगर बहुत ज़्यादा वैक्स हो गया, इम्पेक्टेड हो गया, तो उसको हम ट्रीट कैसे करेंगे, उसकी ट्रीटमेंट। ठीक है, तो इतना सब हमें पढ़ना है आज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वैक्स होता क्या है। तो हम वैक्स की डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन को जानने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जो हमारी ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। ये जो है वो हमारी क्या है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। तो ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है उसका जो आउटर 1/3 पार्ट होगा, इसके दो पार्ट होते हैं ना, मिडल 2/3 एंड आउटर 1/3। तो ये जो आउटर 1/3 पार्ट होगा उसके अंदर एक स्पेसिफिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं सीरोमिनस ग्लैंड। क्या बोलते हैं जिसे? सीरोमिनस ग्लैंड। ठीक है, ये जो आउटर 1/3 है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का, उसके अंदर ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, आउटर 1/3 उसके अंदर ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है यहाँ पे। तो ये जो ग्लैंड है वो क्या करती है, तो कि ये जो ग्लैंड है ना वो वैक्स का प्रोडक्शन करती है। जो हमारा ईयर वैक्स है उसका प्रोडक्शन ये ग्लैंड करती है। ठीक है, ये जो सीरोमिनस ग्लैंड है वो क्या प्रोड्यूस करती है, तो कि ईयर वैक्स का प्रोडक्शन ये सीरोमिनस ग्लैंड करती है। अब क्या होता है कि यहाँ पे सीबेशियस ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है। कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है? सीबेशियस ग्लैंड्स। तो सीबेशियस जो ग्लैंड्स है वो क्या सिक्रीट करेगी, तो कि सीबम सिक्रीट करेगी ना। तो ये जो सीबेशियस ग्लैंड है वो क्या प्रोड्यूस करेगी, तो कि सीबम। तो ये जो सीबम है, ये जो ये ईयर वैक्स प्रोड्यूस हुआ जो इस ग्लैंड ने प्रोड्यूस किया उसके साथ मिक्स होगा। ठीक है, फिर अब क्या होता है कि यहाँ पे ये हमारा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन था ना, मैंने आपको बताया कि भाई ये पिन्ना है, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है जो हमने जूम करके यहाँ पे देखी, एंड ये जो है वो हमारा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है। तो जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है उसके अंदर से क्या शेड होगा, तो कि उसके अंदर से केराटिन शेड होगा। ठीक है, ये जो केराटिन है जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के अंदर से शेड होगा वो भी यहाँ पे मिक्स होगा। ठीक है, ये जो ग्लैंड में से जो वैक्स प्रोड्यूस हुआ है उसके साथ। तो अभी तक हमने क्या देखा है, तो कि ये जो सीबेशियस ग्लैंड है
उसके अंदर से क्या निकला, तो कि सीबम, वो यहाँ पे मिक्स हुआ। ये जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है उसमें से क्या शेड हुआ, तो कि केराटिन, वो यहाँ पे मिक्स हुआ। ठीक है, अभी इसके साथ साथ क्या है तो कि आसपास के अंदर यहाँ पे स्किन होगी, तो ये जो स्किन होगी उसके अंदर हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होगी, तो उसके अंदर से जो हेयर शेड होंगे वो भी इसके साथ मिक्स हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, तो कि ये तो है तो स्किन ही ना, यहाँ पे स्किन ही होगी, सबसे बाहर का लेयर जो होगा वो, तो उसके अंदर से एपिथेलियल सेल जो निकलेंगे वो, तो डिस्क्वामेटेड एपिथेलियल सेल्स, उसको हम किस कलर से लिखेंगे अब, डिस्क्वामेटेड एपिथेलियल सेल्स, ये भी इसके साथ मिक्स हो गए। ठीक है, तो ये सब जो स्ट्रक्चर्स है वो मिक्स होके यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेंगे, तो कि ईयर वैक्स। जनरली जो मेन वैक्स कंपोनेंट होता है वो कौन रिलीज करता है, किसके अंदर से आता है वो, तो कि ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है उसके आउटर 1/3 के अंदर सिरुमिनस ग्लैंड है, उसके अंदर से ईयर वैक्स का प्रोडक्शन होता है। बट ये जो सब आसपास के स्ट्रक्चर्स मैंने बताया, जैसे कि सीबेशियस ग्लैंड के अंदर से क्या निकलेगा, तो कि सीबम निकलेगा, वो इसके साथ मिक्स होगा। फिर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के अंदर से केराटिन शेड होगा, वो भी इसके साथ मिक्स होगा। एंड डिस्क्वामेटेड एपिथेलियल सेल्स जो होंगे वो हेयर, ये सब कुछ मिक्स होके क्या बनाता है, तो कि हमारे ईयर के अंदर का वैक्स। ठीक है, तो ये देख लिया हमने डेफिनेशन कि ईयर वैक्स होता क्या है। अब ये जो वैक्स है उसकी डेफिनेशन तो हमने जान ली। अब डेफिनेशन के बाद हम जानते हैं इसके फंक्शंस कि ये क्या हेल्प करता है। तो इसका जो फंक्शन है वो प्रोटेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, प्रोटेक्टिव फंक्शन है इसका। क्या प्रोटेक्ट करता है ये, तो कि ये जो हमारी EAC यानी कि एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है उसको ल्यूब्रिकेट करता है। क्या करता है ये, तो कि इट लुब्रिकेट्स एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। फंक्शन के अंदर है कि भाई ये हमारा प्रोटेक्टिव ये हमारा जो वैक्स है वो प्रोटेक्टिव फंक्शन है उसका। एंड क्या करता है, तो कि ईयर कैनाल है हमारी जो, उसको लुब्रिकेट करता है। ठीक है, एंड फिर ये जो लुब्रिकेट करेगा हमारी ईयर कैनाल को, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा क्या फ़ायदा होगा, तो कि जो ईयर कैनाल है ये हमारी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, उसके अंदर अगर कोई भी फॉरेन बॉडी होगी, कोई भी फॉरेन बॉडी, ईयर के अंदर फॉरेन बॉडी के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, तो कोई भी फॉरेन सब्सटेंस अगर वहाँ पे जाएगा तो इसके अंदर फंस जाएगा। ठीक है, ये जो ईयर कैनाल के अंदर वैक्स होगा उसकी वजह से। एंड फिर फॉरेन बॉडी जो होगी वो यहाँ पे फंस जाएगी। ठीक है, एक प्रोडक्टिव फंक्शन देख लिया हमने। उसके बाद क्या है कि ये जो वैक्स होगा ना, हमारा वैक्स जो है उसकी pH जो होगी वो एसिडिक होगी। ठीक है, एसिडिक pH होगी उसकी। इसकी वजह से क्या है, तो कि ये बैक्टीरियोस्टैटिक है एंड फंगिस्टैटिक है। इसकी वजह से क्या करेगा ये, तो कि बैक्टीरिया एंड फंगस से हमारा ईयर को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये देख लिए हमने इसके फंक्शंस। अब नॉर्मल अमाउंट के अंदर तो वैक्स हम सब के अंदर प्रेजेंट है ही। तो क्या होता है कि ये जो थोड़े से अमाउंट के अंदर जो वैक्स प्रोड्यूस होगा वो प्रोड्यूस होके ड्राई हो जाएगा। ठीक है, ये जो थोड़े से अमाउंट के अंदर वैक्स प्रेजेंट होगा वो क्या हो जाएगा, तो कि ड्राई हो जाएगा। एंड फिर उसके बाद क्या होता है कि जो हमारी जो की मूवमेंट होती है, तो उस मूवमेंट के साथ साथ हमारी जो की मूवमेंट होगी तो उस मूवमेंट का थोड़ा सा असर EAC पे भी होगा। एंड जो की मूवमेंट के साथ साथ मूवमेंट की वजह से ये जो थोड़ा सा वैक्स ड्राई हुआ वो बाहर निकल जाता है। तो नॉर्मली ये जो थोड़े से अमाउंट में वैक्स प्रोड्यूस होता है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये नॉर्मल वैक्स की बात है।
तो अब हमें ये जानना है कि ऐसा तो क्या होता है कि जिसकी वजह से ये जो वैक्स है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में अक्यूमुलेट हो जाता है, इम्पेक्टेड हो जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा वैक्स क्यों बन जाता है, क्यों जो वैक्स है वो बहुत ज़्यादा इम्पेक्टेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट इकट्ठा हो जाता है। तो क्या है कि हमने यहाँ पे देखा कि भाई वैक्स का प्रोडक्शन कौन करता है, तो कि ये जो सीरोमिनस ग्लैंड है वो वैक्स का प्रोडक्शन करती है। ठीक है, तो अगर ये जो ग्लैंड है उसकी एक्टिविटी ज़्यादा हो गई, तो इसकी एक्टिविटी एक्सेस हो गई, तो ये क्या करेगी, तो कि जितने अमाउंट के अंदर इसको वैक्स प्रोड्यूस करना चाहिए था उससे ज़्यादा अमाउंट के अंदर वैक्स बनाने लगेगी ना ये जो ग्लैंड है वो, तो ज़्यादा वैक्स बन जाएगा एंड जो ये वैक्स ज़्यादा बनेगा वो अक्यूमुलेट हो जाएगा एंड ब्लॉक कर देगा EAC को, एक्सटर्नल ऑर्डरी कैनाल को। तो सबसे पहला रीज़न यही है कि ये जो ग्लैंड है अगर वो एक्सेसिव अमाउंट के अंदर वैक्स का प्रोडक्शन करने लग जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख देती हूँ कि ग्लैंड एक्टिविटी इंक्रीज। तो आप समझ गए कि कौन सा ग्लैंड की एक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो सबसे पहला फैक्टर वो। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या है कि मैंने क्या बताया था आपको कि जो नॉर्मल अमाउंट के अंदर वैक्स का प्रोडक्शन होता है वो बाहर निकल जाता है ना ड्राई होके। बट अगर किसी की जो एक्सटर्नल ऑर्डिनरी कैनाल है वो स्मॉल हुई, वो नैरो हुई, तो इजीली ये जो वैक्स है वो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो बाहर नहीं निकल पाएगा तो क्या होगा, तो कि अंदर अक्यूमुलेट हो जाएगा। तो सेकंड नंबर पे वही है कि नैरो कैनाल। तो कौन सी कैनाल की बात कर रहे हैं हम, तो कि एक्सटर्नल ऑर्डिनरी कैनाल। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे है कि अगर जो ये हमारी एक्सटर्नल ऑर्डिनरी कैनाल थी ना, जिसके अंदर से वैक्स बाहर निकल जाएगा नॉर्मली, जो थोड़ा सा वैक्स होगा वो, तो अगर सेकंड नंबर पे हमने ये देखा कि अगर ये जो कैनाल है वो नैरो हुई, तो अब इसके बाद क्या है, तो कि मान लीजिए कि ये पिन्ना है हमारा, फिर से ये है एक्सटर्नल ऑर्डिनरी कैनाल एंड ये है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एंड ये मिडल ईयर। तो यहाँ पे एक्सटर्नल ऑर्डिनरी कैनाल है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई लीजन है, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, किसी भी रीजन की वजह से यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो यहाँ पे जो वैक्स प्रोड्यूस होने वाला है वो बाहर निकल पाएगा नहीं, निकल पाएगा ना। तो थर्ड रीजन वही है हमारा कि अगर ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन्स है, क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन है ये जो कैनाल है उसके अंदर, कौन कौन से हो सकते हैं, तो कि जैसे कि एक्सोस्टोसिस, तो अगर यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है तो ये जो वैक्स है वो नॉर्मली बाहर नहीं निकल पाएगा एंड यहाँ पे अक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे जो वैक्स होगा वो नॉर्मली क्या होता है, तो कि ड्राई होता है एंड ड्राई होके यहाँ पे अक्यूमुलेट होने लगेगा। तो ये रीज़न देख लिए हमने कि भाई जो वैक्स है वो नॉर्मल अमाउंट के अंदर जो प्रोड्यूस होता है उसको बाहर निकल जाना चाहिए था, बट ये बाहर क्यों नहीं निकला, क्यों अंदर इम्पेक्टेड हो गया। ठीक है, तो ये हमने उसके रीज़न देख लिए। अब हम ये देखते हैं कि किसी इंसान के अंदर ये इम्पेक्टेड वैक्स अगर अक्यूमुलेट हो गया है, बहुत सारा वैक्स यहाँ पे अक्यूमुलेट हो गया है, तो उसको क्या होगा। तो उसके हम देखने वाले हैं अब क्लिनिकल फीचर्स। इम्पेक्टेड वैक्स के क्लिनिकल फीचर्स देख रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि अगर आपको कोई पूछे कि इम्पेक्टेड वैक्स मतलब क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है, तो आप क्या बताएंगे, तो कि आगे हमने यहाँ पे जो देखी ये तो वैक्स की डेफिनेशन थी ना कि भाई वैक्स क्या होता है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि इम्पेक्टेड वैक्स क्या होता है। ठीक है, इम्पेक्टेड वैक्स की डेफिनेशन क्या होती है, तो कि excess collection of thick earwax earwax।
जो हमारा ईयर वैक्स था, जो नॉर्मल ईयर वैक्स हमने यहाँ पे देखा है, वो अगर बहुत ज़्यादा बन गया एंड ज़्यादा अक्यूमुलेट हो गया, कलेक्ट हो गया, तो उसे बोलते हैं इम्पेक्टेड वैक्स, एक्सेस कलेक्शन ऑफ थिक ईयर वैक्स। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये जो इम्पेक्टेड वैक्स है उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है। तो क्लिनिकल फीचर्स के अंदर सबसे पहला क्या है कि जो इंसान है उसको ठीक से सुनाई नहीं देगा, उसको सुनने में तकलीफ होगी। ठीक है, तो सबसे पहला है इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग। ठीक है, उसको अच्छे से सुनाई नहीं देगा एंड उसके ईयर के अंदर कुछ ज़्यादा भर गया हो, उसका ईयर ब्लॉक हो गया हो, ऐसी उसको फीलिंग आएगी। ठीक है, उसका जो ईयर है वो ब्लॉक हो गया हो, ऐसी उसको फीलिंग आएगी। ठीक है, सुनाई नहीं देगा ठीक से, कान के अंदर कुछ भर गया हो, ईयर के अंदर कुछ भर गया हो, ऐसी फीलिंग आएगी उसको, ब्लॉक्ड ईयर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि उसके ईयर के अंदर से कॉन्स्टेंटली कुछ सुनाई दे रहा हो, ऐसा उसको लगेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टिनाइटस बोलते हैं ना। ये क्या है, अगर इसके बारे में आपको डिटेल में नहीं पता हो तो इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है चैनल के ऊपर, तो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है कि रिफ्लेक्स कफ ड्यू टू स्टिम्युलेशन ऑफ ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस। अब क्या है तो कि वेगस नर्व है, इसकी ऑरिकुलर ब्रांच जो है वहाँ पे, उसका अगर स्टिम्युलेशन हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, रिफ्लेक्स के तौर पे क्या होगा, कफ। ठीक है, कभी कभी ये भी देखने को मिलता है। तो ये सब जो फीचर्स है ना, जो क्लिनिकल फीचर्स, जो सिम्टम्स है, जो पेशेंट आके हमको बोलेगा कि भाई मुझको ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, ईयर ब्लॉक हो गया हो, ऐसी फीलिंग आ रही है, ईयर के अंदर से कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है, तो हम उसको पूछेंगे कि भाई तुमको कितने टाइम से, कितने समय से ऐसा हो रहा है। तो वो बोलेगा कि अभी अभी स्टार्ट हुआ, कल से या परसों से। तो जो ये सिम्टम्स है उसका ऑनसेट जो है वो सडन होगा, जो सिम्टम्स है उसका ऑनसेट सडन होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि कोई एक्टिविटी जैसे कि बाथिंग के टाइम पे, स्विमिंग के टाइम पे जो वाटर है वो उसके ईयर के अंदर एंटर होगा एंड जनरली क्या होता है तो कि ईयर कैनाल के अंदर वैक्स अक्यूमुलेट हो गया है, ऐसा तो हमने बताया ही। बट बाथिंग के टाइम पे या स्विमिंग के टाइम पे क्या होता है कि वाटर एंटर होता है ईयर कैनाल के अंदर एंड ये जो वैक्स है वो स्वेल हो जाता है एंड उसकी वजह से ये सब कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ये इतना सब कुछ हो रहा है, फिर भी अगर उस पेशेंट ने इग्नोर किया, ठीक है, ध्यान नहीं दिया, जो चल रहा है वो चलने दिया, डॉक्टर के पास नहीं गया, तो उसकी वजह से क्या होगा तो कि अगर बहुत टाइम तक ऐसा ही चलता रहा, लॉन्ग स्टैंडिंग केस के अंदर क्या हो सकता है तो कि ये जो वैक्स है वो अल्सरेट हो सकता है। बट ऐसा लॉन्ग स्टैंडिंग केस के अंदर ही होता है, बहुत टाइम तक अगर उसने इग्नोर किया तो। एंड ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन भी हो सकता है, ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन, एंड इसे क्या बोलते हैं तो कि वैक्स ग्रेन्युलोमा। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या सीखा है तो कि सबसे पहले हमने सीखा है कि भाई नॉर्मली वैक्स क्या होता है, फिर वैक्स प्रोड्यूस क्यों होता है, उसके फंक्शन कौन कौन से हैं। ठीक है, ये क्या देखा है हमने, फंक्शंस ऑफ वैक्स, तो वैक्स की डेफिनेशन, फिर फंक्शंस उसके कौन कौन से होते हैं वो, उसके बाद इम्पेक्टेड क्यों हो जाता है वो, इम्पेक्टेड वैक्स की डेफिनेशन एंड इम्पेक्टेड वैक्स जो है उसके क्लिनिकल फीचर्स, ये सब।
तो अगर इस वीडियो के अंदर हम इतना रखते हैं, एंड अगर इम्पेक्टेड वैक्स हो गया है किसी के अंदर तो उसकी ट्रीटमेंट हमें क्या करनी है वो हम पार्ट 2 के अंदर देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।